अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है तब से रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई नया शगुफ़ा सामने आता रहता है। अभी गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को और गज़ा वालों को धमकी दी थी, अगर उन्होंने इसराइल के जो कैदी हैं वो रिहा नहीं किए, तमाम के तमाम कैदी अगर रिहा नहीं किए तो हम गज़ा को और बिल्कुल जहन्नम बना देंगे, उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। उन्होंने कहा था कि हफ्ते का रोज़ जो आने वाला, आज जुमरात है तो जुमा और हफ्ते के रोज़ दिन 12 बजे तक अगर हमास की जानिब से इसराइल के तमाम कैदी जो कि 7 अक्टूबर 2023 को जो गिरफ्तार किए गए थे उन तमाम को एक साथ रिहा नहीं किया तो फिर हम जहन्नम के दरवाजे गज़ा के ऊपर खोल देंगे। तो पहले जहन्नम के दरवाजे वो पहले ही खोल चुका था, अभी वो मज़ीद खोलना चाह रहा था अपने ख्याल में। बहरहाल अब ये सामने आया है कि अमेरिका जो है वो बाकायदा तौर पर इसराइल को उकसाना शुरू हो गया है कि वो फौरी तौर पर गज़ा के ऊपर हमला कर दे और हमास के ऊपर हमला कर दे। अमेरिका के जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने अपने बयान में इसराइल को गज़ा पर हमले और हमास के ख़िलाफ़ जंग दोबारा शुरू करने के लिए बाकायदा उकसाया है। उन्होंने कहा है कि हमास जो है जितना आप जंग में ये जो वक्फा दे रहे हो उसमें हमास जो है अपनी ताकत को बढ़ाने में वो सर्व कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम कर रहा है और अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। लिहाजा इसके ऊपर फौरी वार करना चाहिए ताकि इसकी जो तरक्की का, जो इसकी ताकतवर होने का जो सिलसिला है वो रुक जाए। जंगबंदी मुआहदे की एक मुश्किल ये है कि हमास के असले की फराहमी और मौसर राब्तों के नेटवर्क में मजबूत हो रहे हैं, यानी उसमें इजाफा हो रहा है। ये मार्को रूबियो का बयान सामने आया था। उसके बाद से हमास ने भी कहा कि भाई फ़लस्तीनी जो है वो अपनी दिफा करेंगे और जो भी हो अमेरिका के जो धमकियां हैं वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अब हमास ने अपने अवाम से भी एक अपील की है कि हम एक इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो गए हैं और अवामी मज़ाहमत जो है उसके ऊपर ज़ोर देते हैं। हम अवाम से अपील करते हैं कि वो अवामी तौर पर मज़ाहमत करने के लिए तैयार हो जाएँ और ये एक इंतफादा की तरफ उन्होंने अपील की है अपने अवाम से कि वो इंतफादा के लिए तैयार हो जाएँ। तो लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में जब इसराइल की जाने से कोई हमला किया जाता है अमेरिका के जाने से उकसाने के ऊपर, तो उसके बाद से ये जंग बहुत बड़ी के मरहले में दाखिल हो जाएगी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होंगे, दोनों तरफ नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि अब हमास अकेले तो इसको बेयर नहीं करेगा, क्योंकि यमन के हौसी अंसारुल्लाह की जानिब से भी फौरी तौर पर ये बयान दिया गया है कि उनके जो अंगुलियां हैं वो ट्रैगर पे है और वो जब और जिस वक्त इसराइल की जानिब से या अमेरिका की जानिब से हमास के ऊपर या गज़ा के ऊपर जो पहला बम गिराया जाएगा तो उसी वक्त ही उनके ट्रैगर दबेंगे और उसके बाद से इसराइल के लिए बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। दूसरी तरफ हमास ने जब ये जो धमकी दी है अपने अवाम को भी अलर्ट रहने का हुक्म दिया है और उन्होंने इंतफाज़ा की अपील की है, तो उसके बाद से इसराइल के अंदर जो है वो जहाँ रेड अलर्ट है वहाँ पर इसराइल ने अभी एक स्टेप डाउन होते हुए जो इमदादी सामान का जो सिलसिला रोका गया था, जिसकी वजह से आखिरकार हमास को इस प्रिजनर्स डील से बाहर निकलना पड़ा था। उसके प्रिजनर्स डील से बाहर निकलने की दो वजूहत थी। एक, गज़ा के लिए जो इमदादी सामान का जो सिलसिला था वो इसराइल की जानिब से रोका गया था और दूसरा जो है जो अवाम, जो शहरी हैं जो बेदखल हुए थे अपने घरों से, वो वापस आना चाह रहे थे और इसराइल उनको वापस आने नहीं दे रहा था और उनके ऊपर हमले किए जा रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी, उनके ऊपर बम गिराए जा रहे थे और उनकी जानें ली जा रही थी। तो उसके ख़िलाफ़ आखिरकार हमास ने यह फैसला किया था कि अब हम इसराइल के साथ मज़ीद बिजनेस डील नहीं करेंगे। बहरहाल अब इसराइल ने एक कदम पीछे हटते हुए उन्होंने इंसानी जो हमदर्दी की बुनियाद पर जो इमदादी ट्रक्स हैं सामान के, उनको पहुंचने की इजाज़त दे दी है, गज़ा पहुंचाने की इजाज़त दी है। और पहले मरहले में तकरीबन 801 इमदादी जो ट्रक हैं वो सामान लेकर गज़ा दाखिल हुआ गए हैं। कुल 231 जो ट्रक थे वो शुमाली गज़ा भेजे गए हैं, जिनमें 139 जो ट्रक थे वो बैतुल हनून और 92 जो ट्रक थे वो ज़ख़ीम के एरिया से गुजर कर वो फ़लस्तीन में दाखिल हो गए थे, जबकि 570 जो ट्रक थे वो करम अबू सालम के जो इंटरचेंज है वहाँ से गज़ा में दाखिल हो गए थे। इमदादी कारवां में तकरीबन 10 गैस के जो ट्रक थे वो थे और 29 जो थे वो ईंधन के ट्रक भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा ये जो गज़ा जंगबंदी की जो डील है उसमें यह फैसला हो गया था कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 600 ट्रक जो है वो गज़ा दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन दरमियान में रुक गए थे और अब एक साथ 801 ट्रक जो भेजे गए हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इसराइल जो
जिसने माजी में जो गलतियां की हैं उसका थोड़ा सा अजाला करना चाह रहा है। बहरहाल दूसरी तरफ जो ट्रंप की जो धमकियां थी फ़लस्तीन के जो अवाम को मिस्र और उर्दून मुंतकिल करने के हवाले से, उस हवाले से अभी तुर्की की जानिब से भी एक अजीब व गरीब बयान सामने आया है। तुर्की के एक रहनुमा है अहमद दाऊद ओगलो, उन्होंने कहा है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से कबल खुद मुख्तार इलाके को तुर्की के साथ इल्हाक करने के लिए गजा में रेफरेंडम कराने की उन्होंने जी तजवीज़ दे दी है। यानी उन्होंने कहा कि हम चूँकि सुल्तनत उस्मानिया के कानूनी जानशीन है और लिहाजा ये गज़ा जो है वो फ़लस्तीन जो है वो सुल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा है, इससे गज़ा के लोगों को अपने शहरियों की तरह हमें अब तुर्की को ट्रीट करना चाहिए और वहाँ पर एक रेफरेंडम कराना चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल में तुर्की के साथ शामिल हो जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ ट्रंप जो है वो अपना हिस्सा बनाना चाह रहा है, इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल के तौर पर अपना हिस्सा बनाना चाह रहा है, और इधर सुल्तनत उस्मानिया के जो जानशीन है वो जो है वो गज़ा को अपना हिस्सा बनाना चाहता है। यानी गज़ा के ऊपर हर तरफ से लोगों की ललचाई हुई नज़रें हैं। अब वो खलीफा बनना चाह रहा है रजब तैयब एर्दोगान, तो उन्होंने वहाँ एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है कि ये गज़ा जो है वो तुर्की का हिस्सा बनना चाहे, चूँकि इससे पहले ये तुर्की का हिस्सा रहा है। तो ये ज़माने तो गए। बहरहाल चीन ने एक वाज़ह पैगाम दे दिया है कि जो गज़ा है वो फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीनी सरज़मीन का अटूट अंग है। उन्होंने कहा कि हम गज़ा के शहरियों की जबरी बेदखली की सख्त मुखालिफत करते हैं। चीन के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर चीन का ये जो वाज़ह तरीन बयान जारी किया है, जिसमें यह क्लियर कट कहा गया है कि ये जो सरज़मीन है वो गज़ा के लोगों का है और गज़ा के और फ़लस्तीन का अटूट अंग है, और इसकी तकसीम या इसके के ऊपर कब्ज़े के किसी मंसूबे को चाइना जो है वो तस्लीम नहीं करता, क्योंकि ये इलाका जो है वो गज़ा वालों का है। तो ये मशरिक़ी वस्ता की इस जंग के हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है उस हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें सामने आती रही हैं। अभी अमरीकी इंटेलिजेंस के एक ज़राए ने दावा किया है कि इसराइल जो है इस साल के मिड की तरफ कहीं पर ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, और वो हमला जो है ख़ास तौर पर ईरान के जो जौहरी तनसीबात के ऊपर किया जाएगा। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस ज़राए की जाने से ये खबर आजकल ये अभी सोशल मीडिया पर और मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है। बहरहाल दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी ख़ास तौर पर अपनी जो जंगी तैयारियां हैं उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि ईरान जो दुश्मन है वो ईरान की दिफाई ताकत से खौफज़दा है, और हम ट्रम्प या उनके किसी भी जो करिंदे हैं या उनके जो हिमायती हैं उनके किसी धमकियों से हम मरूब होने वाले नहीं है। उन्होंने कहा था कि बल्कि अपने अवाम और अपने हुकाम से भी कहा था कि अमेरिका के साथ किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, क्योंकि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ अगर जो भी दोस्ती करता है वो उसी को ही काट खा जाता है और उसी को ही काटने पे आ जाता है। लिहाजा अमेरिका की दोस्ती से ज़्यादा उसकी दुश्मनी हमारे लिए बेहतर है कि वो दुश्मन ही रहे हमारे, क्योंकि हम उसके शर से महफूज होते हैं। क्योंकि अमेरिका का ये वतीरा रहा है कि वो अपने दोस्तों को ही सबसे ज़्यादा काटता है। हमें उससे कोई ख़तरा नहीं है, हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि अगर आप हमें ख़तरे में डालोगे हम आपको ख़तरे में डालेंगे, आप अगर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी को डेटर करोगे हम तुम्हारे नेशनल सिक्योरिटी को डेटर करेंगे, तुम हमारे पर हमला करोगे हम तुम्हारे पर हमला करेंगे। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह बयान जारी किया था, तो उसके बाद से तो ख़त्म हो गया। अब कोई इस पे बहस की ज़रूरत बाकी नहीं रही है कि ईरान जो है वो उसका जो विज़न है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से वो कितना वाज़ा और गैर मुतज़लज़ल है। बहरहाल ईरान ने अपनी जो जंगी तैयारियां जारी रखी हुई उसके हवाले से भी एक खुदकश ड्रोन हदीद 101 उसको पहली बार उन्होंने आबदोस से लॉन्च किया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये ज़ेर समंदर होता है आबदोस, और वहाँ से उन्होंने ये हदीद 101 110 जो ड्रोन है ये खुदकश ड्रोन है और तिकोनी शक्ल का ड्रोन है जो जेट इंजन से लैस होता है और नहायत ही ख़तरनाक खुदकश मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखता है। ये पहली दफ़ा बाकायदा एक सबमरीन से इसको लॉन्च किया गया है और उसने अपना हदफ को जो है बड़ी कामयाबी के साथ हिट किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं ईरान जो है अपने ख़ास तौर पर
जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें किस हद तक उन्होंने तरक्की हासिल की हुई है। दूसरी तरफ अगर हम मशरिक़ वस्ता से निकले तो अफ़गानिस्तान से कुछ खबरें जो हैं वो बड़ी सख्त किस्म की आ रही है। अफ़गानिस्तान में दिन ब दिन नए नए सूरत हाल जो है वो ख़राब होती जा रही है। वहाँ पर नए नए इवेंट्स हो रहे होते हैं, हादसा रुनुमा हो रहे होते हैं। अभी तालिबान की जो वजारत शहरी तरक्यात की जो दफ्तर है वहाँ पर एक खुदकश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स वहाँ पर जाबाक हो गया और 5 ज़ख्मी हो गए। यानी शायद इनका कि ये कहना है कि ये जो मशकूक खुदकश हमलावर था उसको रोकने की तालिबान जो फोर्सेस है उनकी जानिब से काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन वो अपने हदफ तक जाने की उसने भरपूर कोशिश की। उस दौरान उसको गोली मारी गई और जो ही उसको गोली मारी गई वो धमाके से फट पड़ा और उसके साथ ही ये धमाका बहुत बड़ा धमाका हो गया और उसमें काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। 5 अफराद अभी तक तालिबान ज़राए ने तस्दीक की है कि वो ज़ख्मी है और एक शख्स जो है वो हलाक हो चुका है। बहरहाल अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन ये तय है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो मुख्तलिफ दड़ों में तकसीम हो चुके हैं। उनके अंदर फाइटिंग शुरू हो गई है। उज़्बेक जो तालिबान है, ताजिक तालिबान है, फिर पश्तून तालिबान है, ये जो है उनके अंदर एक ग्रुपिंग अलग है। दूसरी तरफ सराजुद्दीन हक्कानी की जो नेटवर्क है उनके और जो तालिबान है उनके दरमियान भी दूरियां काफ़ी बढ़ गई हैं। ख़ास तौर पर अब जो मुल्ला हिबतुल्लाह जो तालिबान के जो सुप्रीम कमांडर है उनकी जो सोवरेनिटी है, उनकी जो क़यादत है उसको भी बाकायदा तालिबान के कुछ रहनुमाओं की जानिब से चैलेंज किया जा रहा है, जिसके बाद से वहाँ पर तालिबान के अंदर फाइट विद इन का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जो शुमाली इत्तेहाद वाली साइड से जो रेजिस्टेंट फ्रंट है उनकी जानिब से अहमद शाह मसूद की जो ग्रुप है वो भी मुसलसल तालिबान के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब उनके जो हमले हैं वो मज़ाफ़ात से निकल कर काबुल शहर तक भी आ गए हैं और वो बाकायदा अगर वो हमला करते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस जो हमला हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से एक बड़ा यू टर्न सामने आया है। आज जो है वो इतला दी आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदर पुतिन को फ़ोन किया है। बड़ी तवील गपशप हो गई दोनों रहनुमाओं के दरमियान। इस हवाले से ट्रंप ने पहले भी कहा था कि मैं पुतिन से बात करूंगा और इस जंग को मैं रोकने की कोशिश करूंगा। अभी बहरहाल जी जो दोनों के दरमियान जो बातचीत हुई है वो बड़ी मुस्बित किस्म की बातचीत हो गई। काफ़ी देर मतलब बड़ी तवील किस्म की उसमें गपशप हो गई है और उसमें जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जो है वो दोबारा से शुरू करने के ऊपर इत्तेफाक किया गया है और तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए मिलकर और बहुत करीब से काम करने का अज़म ज़ाहिर किया है। उसके बाद से जो अमरीकी वज़ीर दिफा है उन्होंने ब्रसल्स में एक तकरीब से ख़ताब करते हुए उन्होंने कहा, एक ख़ास बात की है, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बात की है। इससे सारा सिनेरियो जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग है उसके मुस्तकबिल के हवाले से सारा सिनेरियो वाज़ा होता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का रूस के कब्ज़े में लिए जाने वाली अपनी ज़मीन वापस लेने की सोच हकीकत पसंदाना नहीं है। यानी जो लुहांस्क का जो इलाका है ये जो जिन पर रशिया ने कब्ज़ा कर लिया था, ये जो वो इलाके थे जो रशियन जो लोग हैं, नस्ल के लोग हैं, उनकी सरजमीन है, तो उस इलाके के ऊपर रशिया ने कब्ज़ा कर लिया था, वो अभी तक उनके इलाके उसके कब्ज़े में है। तो अब अमरीकी वज़ीर दिफा कह रहा कि यार इन इलाकों को वापस लेने की जो सोच है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वो गैर हकीकत पसंदाना है, उसको ये सोच छोड़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अमेरिका जो है अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि अगर ये जंग ख़त्म करना है तो ये जो स्टैंड स्टिल वाली एक सूरत हाल कायम करना चाहिए। अगर जो इलाके जो हैं वो रशिया ने कब्ज़ा कर लिए हैं वो रशिया के कब्ज़े में रहें और जो बच गए हैं वो सब्र और शुक्र करके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इसको कबूल करना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी हिफाजती ज़मानत के हिस्से के तौर पर यूक्रेन में अमरीकी फ़ौजियों को तैनात नहीं किया जाएगा। यानी ये चीज़ भी क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन जो है अपनी हिफाजत खुद ही करे और वो इसी तरह की हरकतें न करेगी जिससे उसकी सलामती को खतरा लायक होंगे। मुस्तकबिल में कोई भी डेवलपमेंट होती है तो अमेरिका जो है वो अपने फोर्सेस वहाँ पर किसी भी अमन के हिस्से के तौर पर वहाँ पर अपने फोर्सेस को तैनात नहीं करेगा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका उस चीज़ पर यकीन नहीं रखता है कि किसी मुज़ाकराती समझौते का हकीकत पसंदाना नतीजा यूक्रेन के लिए नेटो की रुकनीत हो। यानी
ये जो जंग है उसमें एक बड़ा किरदार जो था यूक्रेन की जाने से बार बार ये जिद करना था कि उसने नेटो का हिस्सा बनना है। अब जो है रशिया कभी नहीं चाहेगा कि नेटो जो है वो बिल्कुल यूक्रेन में आ जाए और उसकी सलामती के लिए मुसलसल एक खतरा बना रहे। तो ये जो जंग शुरू हुई थी उसकी एक बड़ी वजह भी यही थी कि ये जो यूक्रेन है वो बाज नहीं आ रहा था, वो मुसलसल ये कोशिश कर रहा था कि वो और नेटो का हिस्सा बने, और रशिया उसको मुतनब्बे कर रहा था कि आप नेटो की तरफ न जाए, आप बराए मेहरबानी यहाँ बैठे रहे, सुकून से बैठे रहें और यूरोपियंस को यहाँ ना लेके आए, नेटो को यहाँ ना लेके आए, अमेरिका को यहाँ ना लेके आए, सुकून से रहें। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुसलसल कोशिश की और रशिया को धमकियां देता रहा और उन्हीं के ईमा के ऊपर धमकियां देता रहा, अमेरिका के ईमा के ऊपर धमकियां देता रहा, नेटो के ईमा के ऊपर धमकियां देता रहा, और इसका नतीजा ये निकला कि उसके लाखों लोग जो है वो हलाक हो गए और उसकी ज़मीनें उसके हाथ से चली गई। अब नेटो कहाँ रह गया? नेटो तो अमेरिका के बस में था, तो अमेरिका ने तो अब तो मसला ये है कि अमेरिका और नेटो के आपस के ताल्लुकात जो है वो बड़ी सख्त किस्म के ख़राब हो गई हुई हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, जैसे उन्होंने कनाडा को धमकी दी, फिर उसके बाद यूरोपियन दीगर कंट्री से उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाने की जो धमकियां दे रहा है, उसके बाद से बाकायदा नेटो और अमेरिका तो एक दूसरे के और वो नेटो के खिलाफ भी उनके बयान सामने आ रहे हैं। तो अब वो जो है आने वाले दिनों में तो ये लग ये रहा कि नेटो और अमेरिका के दरमियान एक टसल शुरू हो जाएगा कि एक जंग शुरू होने वाली है। तो ऐसी सूरत में अब कहाँ रह गया उसका व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का? उसको चाहिए था कि वो इसी ब्लॉक की तरफ रहता, वहाँ पर रहता, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती नेटो का हिस्सा बनने की कोशिश की और एक जंग को ज़बरदस्ती से अपने मुल्क के अंदर लेके आ गया। उसके नतीजे में ये सारे नुकसान हो गए। बहरहाल आने वाले दिनों में एक तो ट्रम्प ने यह भी कहा है कि जो सऊदी अरब के अंदर जो समिट एक होने वाली है वहाँ पर वो व्लादिमीर पुतिन के साथ बाकायदा तौर पर मुलाकात भी वहाँ पर करेंगे। अभी तो खैर टेलीफोनिक बातचीत हो गई है, बर्फ़ पिघली है दोनों ममालिक के दरमियान, तो आने वाले दिनों में इनके दरमियान मुलाकात भी होगी और खित्ते में काफ़ी इस हवाले से काफ़ी तब्दीलियाँ भी आएंगी। बहरहाल जो भी नई